बीजेपी ने 7 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उसमें पूर्वांचल की 2 सीटें भी हैं, एक गाजीपुर और दूसरी सीट बलिया। गाजीपुर और बलिया से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। बलिया चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मभूमि भी रही है, कर्मभूमि भी रही है, इस लिहाज से भी लोग जानना चाहते थे कि बागी बलिया से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। और गाजीपुर सीट इसलिए चर्चा में है, इसलिए हॉट सीट है चूंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो परिदृश्य बदला है, इस बदले हुए परिदृश्य में बीजेपी किसको टिकट देती है, सबकी नजरें इस पर लगी हुई थी। आज बीजेपी ने इसका पटाक्षेप कर दिया। गाजीपुर से जो नाम सामने आया है पारसनाथ राय का, ये नाम चौंकाने वाला है चूंकि पारसनाथ राय संघ से जुड़े हुए हैं और इनके शिक्षण संस्थाएं चलती हैं गाजीपुर में, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल आदमी माने जाते हैं। राजनीतिक रूप से ये सक्रिय नहीं रहे हैं और संभवतः इनका पहला चुनाव होगा और वो भी हाई प्रोफाइल सीट और बिल्कुल हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। सबकी नजरें जब गाजीपुर पर लगी हुई हैं, तब पारसनाथ राय पर दारोमदार होगा भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगाने को लेकर। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पारसनाथ राय का नाम सामने क्यों आया। और दूसरा, बलिया लोकसभा सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर के नाम पर मुहर क्यों लगी। इन 2 सीटों को लेकर हम इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं गाजीपुर से। गाजीपुर लोकसभा सीट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, हमने ये एक्सप्लेनर भी किया था कि गाजीपुर लोकसभा सीट का जो मतदाता है वो तेवर वाला मतदाता है, धारा के विपरीत बहने की कोशिश करने वाला मतदाता है, बहुत जल्दी किसी के बातों में नहीं आता है, बहुत जल्दी किसी लोक लुभावन नीतियों पर बहुत ज्यादा वो भरोसा नहीं करता है। व्यक्तित्व अगर मजबूत है, अगर कैंडिडेट में दम है और नीतियों पर वो विचार करता है, उस आधार पर वो वोट करता है। संभवतः गाजीपुर के इतिहास को देखते हुए, उसके पास्ट को देखते हुए बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाया जाए जो अंसारी परिवार के खिलाफ, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी ना हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति हो, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी ने खड़ा कर दिया जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो आप इसको मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके से, डिफरेंट तरीके से खेला हुआ ये वो मास्टर स्ट्रोक है। अब गाजीपुर के लोग ये तय करेंगे कि अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय में से वो किस विकल्प पर वो जाना पसंद करेंगे। चूंकि 2019 में लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी। 2017 में योगी सरकार अस्तित्व में आ चुकी थी। बावजूद इसके लगातार विकास कार्य कराने के बाद भी मनोज सिन्हा गाजीपुर हार गए थे। तो एक ऐसे आदमी की तलाश में बीजेपी थी जो अफजाल अंसारी के सामने जिसको खड़ा किया जा सके और गाजीपुर के मतदाताओं के हाथों में निर्णय छोड़ दिया जाए कि आप क्या पसंद करेंगे। ये बीजेपी की वहां स्ट्रेटजी है। अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय, देखने में तो लगेगा कि कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन जब आप इसके परतों को जब आप उधारना शुरू करेंगे, परतों को जब खोलना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि पारसनाथ राय का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि नॉन पॉलिटिकल आदमी पर गाजीपुर की जनता भरोसा करे न करे, ये भी एक दांव तो है ही। लेकिन बीजेपी को ये लगा कि अगर अफजाल अंसारी के सामने किसी मजबूत कैंडिडेट को खड़ा बीजेपी करती है तो फिर उसके भी रिकॉर्ड की चर्चा होगी और फिर अंसारी परिवार और बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा, जब एक कंपैरेटिव स्टडी होगी, जब तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो उसमें संभवतः अंसारी परिवार के हाथ बाजी लग सकती है। बीजेपी को इस बात की आशंका थी और चूंकि सिंपैथी भी है वहां, एक लोकल सिंपैथी गाजीपुर में। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 19 के चुनाव का जो परिणाम हुआ, इसको भी ध्यान में रखकर और गाजीपुर का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है
पॉलिटिकल रिकॉर्ड है, उसको भी ध्यान में रखकर एक ऐसे आदमी पर दांव बीजेपी ने खेल दिया है जिसका अपना कोई ना तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना पॉलिटिकल कोई उनका बैकग्राउंड है। सीधे साधे एक साफ छवि के ईमानदार शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी को वो चुनाव में बीजेपी ने टिकट दे दिया। पहला चुनाव है पारसनाथ राय का। तो गाजीपुर सीट पर क्या 4 जून को परिणाम आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी सीट बलिया। बलिया में 2014 में भरत सिंह ने पहली बार कमल खिलाया। बीजेपी पहली बार 2014 में बलिया लोकसभा सीट पर चुनाव जीती। उसके बाद भरत सिंह को लेकर स्थानीय विरोध शुरू हुआ। मतदाताओं में भी बहुत अच्छी तस्वीर उनकी नहीं बन रही थी। इसको देखते हुए लास्ट मोमेंट में भदोही से वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया में उतारा गया। तो वीरेंद्र सिंह मस्त 2019 में वहां से बीजेपी को चुनाव जिताए। तो लगातार 2 बार ठाकुर समाज से जो नेता आए उन्होंने 2 बार बीजेपी को वहां चुनाव जिताया। ये एक फैक्ट है, पॉलिटिकल फैक्ट, जो नीरज शेखर के पक्ष में गया कि ठाकुर जो नेता है वहां से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरा, 2019 में जब नीरज शेखर बीजेपी ज्वाइन किए, उस समय भी इनसे ये वायदा किया गया था कि आपको 2024 में आपके उम्मीदवारी पर हम ध्यान रखेंगे, बातचीत इस पर होगी, आप भी प्रायोरिटी में रहेंगे। उस समय भी इनके साथ एक वायदा किया गया था। और 2 बार नीरज शेखर सांसद रह चुके हैं बलिया के, 2008 और 2009 में। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, 8 बार चंद्रशेखर जी सांसद रह चुके हैं बलिया से। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर नीरज शेखर के नाम पर मुहर लगी। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, चर्चा अब ये शुरू हो गई है। तो अब जो 2 नाम महत्वपूर्ण हैं, एक सनातन पांडे और दूसरा नारद राय, इन 2 में से कोई एक नाम होगा जिस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि नारद राय का नाम इस समय सबसे ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि भूमिहार मतदाताओं की संख्या बलिया में एक अच्छी खासी उनकी संख्या है। उत्तर प्रदेश में जो गिनी चुनी सीटें हैं जहां भूमिहार सबसे ज्यादा है, उनमें से एक सीट बलिया है। तो नारद राय चूंकि भूमिहार मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और नारद राय एक तेवर वाले राजनेता है। अगर नीरज शेखर के सामने मजबूती के साथ अगर कोई नेता खड़ा हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ऐसा बता रहे हैं वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई कि नारद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरा, सनातन पांडे एक दूसरा और नाम है, चूंकि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब करीब 3 लाख से ऊपर है वहां। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सनातन पांडे का नाम भी हो सकता है। लेकिन सनातन पांडे 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने के बाद भी वो चुनाव हार गए थे। हालांकि 16,000 से ही वो चुनाव हारे थे, कोई बहुत बड़ा अंतर था नहीं। लेकिन चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था और चीजें उनके फेवर में थी, बावजूद इसके वो चुनाव हार गए थे। तो इस बात की पूरी संभावना है कि नारद राय को इसका फायदा मिले और नारद राय का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां फाइनल कर दिया जाए, उनके नाम पर मुहर लग जाए। तो ये 2 सीट बलिया और गाजीपुर, जिसकी इनसाइड स्टोरी मैंने आपको बताई। भदोही अभी भी उसको वेटिंग में रखा गया है, अभी भी होल्ड पर रखा गया है। इसके पीछे भी बड़ा अगर इनसाइड स्टोरी देखें आप, इनसाइड स्टोरी को जब आप देखेंगे तो भदोही लोकसभा सीट को लेकर भी दिलचस्प जो कहानियां वहां से निकल कर आ रही हैं। किसका नाम फाइनल किया जाए, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, बिंद मतदाता जो वहां जितनी बड़ी संख्या में है, इन 2 मतदाताओं का जो एक प्रेशर है, इस प्रेशर को ध्यान में रखकर बीजेपी इस सीट को होल्ड पर रखी है कि विनोद बिंद या राजेश मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, किसके नाम पर मुहर लगाई जाए। एक और नाम जो लोग कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट चूंकि बलिया से कट गया, तो हो सकता है वीरेंद्र सिंह मस्त के नाम पर ही सहमति बन जाए कि बिंद और ब्राह्मण दोनों को अगर संतुष्ट रखना है तो क्यों ना एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह मस्त को ही यहां से कंटिन्यू करा दिया जाए, क्योंकि वो कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं। तो भदोही को लेकर अभी थोड़ा सा संशय है। आने वाले 2-3 दिनों में यह संशय भी छटेगा। यहां से भी उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अंतिम मुहर पार्टी लगा देगी। लेकिन जो वहां मुश्किल है कि बिंद समाज के व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि रमेश बिंद का टिकट कटने की पूरी संभावना है, जैसा बताया जा रहा है, हमने भी बताया था अपने एक्सप्लेनर में।
तो इस बात को ध्यान में रखकर कि अगर रमेश बिंद का टिकट कटता है तो क्या बिंद समाज से ही किसी को टिकट दिया जाए। विनोद बिंद का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरा, अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को ध्यान में रखें, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखें, तो रंगनाथ मिश्रा, राजेश मिश्रा जो कांग्रेस छोड़कर अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये वायदा किया गया है। और अगर बिंद और ब्राह्मण दोनों को संतुष्ट रखना है तो फिर वीरेंद्र सिंह मस्त के नाम पर ही क्यों ना मुहर लगा दी जाए। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि कोई ऐसा नाम जो गाजीपुर में हुआ, हो सकता है भदोही में भी हो जाए, कोई ऐसा इनोसेंट चेहरा सामने आ जाए जिसकी कल्पना किसी ने न की हो। तो चूंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो भदोही में भी किसको उम्मीदवार पार्टी बनाएगी, अभी इस पर संशय बरकरार है। तो फिलहाल गाजीपुर सीट पर जो संशय था वो छट गया है। पारसनाथ राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नाम की जब घोषणा हुई तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, उनमें भी एक बार इस बात को लेकर चर्चा हो गई शुरू की, ये कौन है, कहाँ के हैं, जखनिया के हैं, ये तो पता है, लेकिन इनकी फोटो है क्या? तो इनकी फोटो तक लोगों के पास नहीं थी। तो आप समझिए कि पारसनाथ राय डार्क हॉर्स के रूप में कैसे सामने आए। और 4 जून को जब नतीजा आएगा तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गाजीपुर सीट पर परिणाम क्या आता है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।